शाम का वक्त है। कुछ कुछ सूरज दिखाई दे रहा है। सुनसान मैदान में एक पहाड़ी के नीचे दो शख्स वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह एक पत्थर की चट्टान पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की उम्र 21 या 22 वर्ष की होगी। यह नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह का इकलौता लड़का है। तेज सिंह राजा सुरेंद्र सिंह के दीवान जीत सिंह का प्यारा लड़का और कुंवर वीरेंद्र सिंह का दिल्ली दोस्त, बड़ा चालाक और फुर्तीला, कमर में सिर्फ खंजर बांधे, बगल में बटुआ लटकाए, हाथ में एक कमंद लिए, बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ देखता और इनसे बातें करता जाता है। इन दोनों के सामने एक घोड़ा कसा कसाया दुरुस्त पेड़ से बंधा हुआ है। कुंवर वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं, भाई तेज सिंह, देखो मोहब्बत भी क्या बुरी बला है जिसने इस हद तक पहुंचा दिया। कई दफा तुम विजयगढ़ से राजकुमारी चंद्रकांता की चिट्ठी मेरे पास लाए और मेरी चिट्ठी उन तक पहुंचाई, जिससे साफ मालूम होता है कि जितनी मोहब्बत मैं चंद्रकांता से रखता हूं उतनी ही चंद्रकांता मुझसे रखती हैं। हालांकि हमारे राज्य और उसके राज्य के बीच सिर्फ 5 कोस का फासला है। इस पर भी हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो, इस खत में भी चंद्रकांता ने यही लिखा है कि जिस तरह बने जल्द मिल जाओ। तेज सिंह ने जवाब दिया, मैं हर तरह से आपको वहां ले जा सकता हूं, मगर एक तो आजकल चंद्रकांता के पिता महाराज जय सिंह ने महल के चारों तरफ सख्त पहरा बैठा रखा है। दूसरे, उनके मंत्री का लड़का क्रूर सिंह उस पर आशिक हो रहा है। ऊपर से उसने अपने दोनों अय्यारों को, जिनका नाम नाजिम अली और अहमद खां है, इस बात की ताकीद करा दी है कि बराबर वे लोग महल की निगहबानी किया करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत का हाल क्रूर सिंह और उसके अय्यारों को बखूबी मालूम हो गया है। चाहे चंद्रकांता क्रूर सिंह से बहुत ही नफरत करती हैं और राजा भी अपनी लड़की अपने मंत्री के लड़के को नहीं दे सकता, फिर भी उसे उम्मीद बंधी हुई है और आपकी लगावट बहुत बुरी मालूम होती है। अपने बाप के जरिए उसने महाराज जयसिंह के कानों तक आपकी लगावट का हाल पहुंचा दिया है और इसी सबब पहरे की सख्त ताकीद हो गई है। आपको ले चलना अभी मुझे पसंद नहीं, जब तक कि मैं वहां जाकर फसादियों को गिरफ्तार न कर दूं। इस वक्त मैं फिर विजयगढ़ जाकर चंद्रकांता और चपला से मुलाकात करता हूं, क्योंकि चपला अय्यारा और चंद्रकांता की प्यारी सखी है और चंद्रकांता को जान से ज्यादा मानती है। सिवाय इस चपला के मेरा साथ देने वाला वहां कोई नहीं। जब मैं अपने दुश्मनों की चालाकी और कार्रवाई देखकर लौटूं, तब आपके चलने के बारे में राय दूं। कहीं ऐसा न हो कि बिना समझे बुझे काम करके हम लोग वहां ही गिरफ्तार हो जाएं। वीरेंद्र सिंह, जो मुनासिब समझो करो। मुझको तो सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है, लेकिन तुमको अपनी ताकत और अय्यारी दोनों पर। तेज सिंह, मुझे यह भी पता लगा है कि हाल ही में क्रूर सिंह के दोनों अय्यार नाजिम और अहमद यहाँ आकर पुनः हमारे महाराज के दर्शन कर गए हैं। न मालूम किस चालाकी से आए थे। अफसोस उस वक्त मैं यहाँ न था। वीरेंद्र, मुश्किल तो यह है कि तुम क्रूर सिंह के दोनों अय्यारों को फंसाना चाहते हो और वे लोग तुम्हारी गिरफ्तारी के फिक्र में हैं। परमेश्वर कुशल करें। खैर, अब तुम जाओ और जिस तरह बने चंद्रकांता से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करो। तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह को वहीं छोड़ पैदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। वीरेंद्र सिंह भी घोड़े को दरख्त से खोलकर उस पर सवार हुए और अपने किले की तरफ चले गए। विजयगढ़ में क्रूर सिंह अपनी बैठक के अंदर नाजिम और अहमद दोनों अय्यारों के साथ बातें कर रहा है। क्रूर सिंह, देखो नाजिम, महाराज का तो यह ख्याल है कि मैं राजा होकर मंत्री के लड़के को कैसे दामाद बनाऊं, और चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह को चाहती है। अब कहो मेरा काम कैसे निकले। अगर सोचा जाए कि चंद्रकांता को लेकर भाग जाऊं तो कहाँ जाऊं और कहाँ रहकर आराम करूं। फिर ले जाने के बाद मेरे बाप की महाराज क्या दुर्दशा करेंगे। इससे तो यही मुनासिब होगा कि पहले वीरेंद्र सिंह और उसके अय्यार तेज सिंह को किसी तरह गिरफ्तार कर किसी ऐसी जगह ले जाकर खपा डाला जाए कि 1000 वर्ष तक पता न लगे, और इसके बाद मौका पाकर महाराज को मारने की फिक्र की जाए। फिर तो मैं झट गद्दी का मालिक बन जाऊंगा और तब
अलबत्ता अपनी जिंदगी में चंद्रकांता से ऐश कर सकूंगा। मगर यह तो कहो कि महाराज के मरने के बाद मैं गद्दी का मालिक कैसे बनूंगा? लोग कैसे मुझे राजा बनाएंगे? नाजिम, हमारे राजा के यहाँ बनिस्बत काफिरों के मुसलमान ज्यादा हैं। उन सभी को आपकी मदद के लिए मैं राजी करा सकता हूँ और उन लोगों को कसम खिला सकता हूँ कि महाराज के बाद आपको राजा माने। मगर शर्त यह है कि काम हो जाने पर आप भी हमारे मजहब मुसलमानी को कबूल करें। क्रूर सिंह, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी शर्त दिलो जान से कबूल करता हूँ। अहमद, तो बस ठीक है, आप इस बात का इकरारनामा लिखकर मेरे हवाले करें। मैं सब मुसलमान भाइयों को दिखलाकर उन्हें अपने साथ मिला लूंगा। क्रूर सिंह ने काम हो जाने पर मुसलमानी मजहब अख्तियार करने का इकरारनामा लिखकर फौरन नाजिम और अहमद के हवाले किया, जिस पर अहमद ने क्रूर सिंह से कहा, अब सब मुसलमानों का एक दिल कर लेना हम लोगों के जिम्मे है। इसके लिए आप कुछ ना सोचिए। हाँ, हम दोनों आदमियों के लिए भी एक इकरारनामा इस बात का हो जाना चाहिए कि आपके राजा हो जाने पर हम ही दोनों वजीर मुकर्रर किए जाएंगे। और तब हम लोगों की चालाकी का तमाशा देखिए कि बात बात में जमाना कैसे उलट पुलट कर देते हैं। क्रूर सिंह ने झटपट इस बात का भी इकरारनामा लिख दिया, जिससे वे दोनों बहुत ही खुश हुए। इसके बाद नाजिम ने कहा, इस वक्त हम लोग चंद्रकांता के हालचाल की खबर लेने जाते हैं, क्योंकि शाम का वक्त बहुत अच्छा है। चंद्रकांता जरूर बाग में गई होगी और अपनी सखी चपला से अपनी विरह कहानी कह रही होगी। इसलिए हमको पता लगाना कोई मुश्किल ना होगा कि आजकल वीरेंद्र सिंह और चंद्रकांता के बीच क्या हो रहा है। यह कहकर दोनों अय्यार क्रूर सिंह से विदा हुए। कुछ दिन बाकी है। चंद्रकांता, चपला और चंपा बाग में टहल रही हैं। भीनी भीनी फूलों की महक धीमी हवा के साथ मिलकर तबीयत को खुश कर रही है। चंद्रकांता की सखी चंपा तो गुच्छा बनाने के लिए फूलों को तोड़ती हुई मालती लता के कुंज की तरफ चली गई, लेकिन चंद्रकांता और चपला धीरे धीरे टहलती हुई बीच के फव्वारे के पास जा निकली और उसकी चक्करदार टूटियों से निकलते हुए जल का तमाशा देखने लगी। चपला, ना मालूम चंपा किधर चली गई। चंद्रकांता, कहीं इधर उधर घूमती होगी। चपला, 2 घड़ी से ज्यादा हो गया, तब से वह हम लोगों के साथ नहीं है। चंद्रकांता, देखो वह आ रही है। चपला, इस वक्त तो उसकी चाल में फर्क मालूम होता है। इतने में चंपा ने आकर फूलों का एक गुच्छा चंद्रकांता के हाथ में दिया और कहा, देखिए यह कैसा अच्छा गुच्छा बना लाई हूँ। अगर इस वक्त कुंवर वीरेंद्र सिंह होते तो इसको देख मेरी कारीगरी की तारीफ करते और मुझको कुछ इनाम भी देते। वीरेंद्र सिंह का नाम सुनते ही एकाएक चंद्रकांता का अजब हाल हो गया। भूली हुई बात फिर याद आ गई। कमल मुख मुरझा गया। धीरे धीरे कहने लगी, ना मालूम विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ना मालूम मैंने उस जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिनके बदले यह दुख भोगना पड़ रहा है। देखो पिता को क्या धुन समाई है। कहते हैं कि चंद्रकांता को कुंवारी ही रखूंगा। वीरेंद्र के पिता ने शादी करने के लिए कैसी कैसी खुशामदें की, मगर दुष्ट क्रूर के बाप कुपत सिंह ने उसको ऐसा कुछ बस में कर रखा है कि कोई काम नहीं होने देता। और उधर कमबख्त क्रूर अपनी ही लसी लगाना चाहता है। एकाएक चपला ने चंद्रकांता का एक हाथ पकड़कर जोर से दबाया, मानो चुप रहने के लिए इशारा किया। चपला के इशारे को समझकर चंद्रकांता चुप हो गई और चपला का हाथ पकड़कर फिर बाग में टहलने लगी, मगर अपना रुमाल उसी जगह जानबूझकर गिराती गई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर उसने चंपा से कहा, सखी देख तो, फव्वारे के पास कहीं मेरा रुमाल गिर पड़ा है। चंपा रुमाल लेने फव्वारे की तरफ चली गई। तब चंद्रकांता ने चपला से पूछा, सखी तूने बोलते समय मुझे एकाएक क्यों रोका? चपला ने कहा, मेरी प्यारी सखी, मुझको चंपा पर सुबह हो गया है। उसकी बातों और चितवनों से मालूम होता है कि वह असली चंपा नहीं है। इतने में चंपा ने रुमाल लाकर चपला के हाथ में रख दिया। चपला ने चंपा से पूछा, सखी
कल रात को मैंने तुझको जो कहा था सो तूने किया? चंपा बोली, नहीं, मैं तो भूल गई। तब चपला ने कहा, भला वह बात तो याद है या वो भी भूल गई? चंपा बोली, बात तो याद है। तब फिर चपला ने कहा, भला दोहरा के मुझसे कह तो सही, तब मैं जानूंगी तुझे याद है। इस बात का जवाब न देकर चंपा ने दूसरी बात छेड़ दी, जिससे शक की जगह यकीन हो गया कि यह चंपा नहीं है। आखिर चपला यह कहकर कि मैं तुझसे एक बात कहूंगी, चंपा को एक किनारे ले गई और कुछ मामूली बातें करके बोली, देख तो चंपा, मेरे कान से कुछ बदबू तो नहीं आती, क्योंकि कल से कान में दर्द है। नकली चंपा चपला के पैर में पड़ गई और फौरन कान सूंघने लगी। चपला ने चालाकी से बेहोशी की बुकनी कान में रखकर नकली चंपा को सूंघा दी, जिसके सूंघते ही चंपा बेहोश होकर गिर पड़ी। चपला ने चंद्रकांता को पुकार कर कहा, आओ सखी, अपनी चंपा का हाल देखो। चंद्रकांता ने पास आकर चंपा को बेहोश पड़ी हुई देख चपला से कहा, सखी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा ख्याल धोखा ही निकले और पीछे चंपा से शर्माना पड़े। नहीं, ऐसा न होगा, कहकर चपला चंपा को पीठ पर लाद फव्वारे के पास ले गई और चंद्रकांता से बोली, तुम फव्वारे से चुल्लू भर पानी इसके मुंह पर डालो, मैं धोती हूँ। चंद्रकांता ने ऐसा ही किया और चपला खूब रगड़ रगड़ कर उसका मुंह धोने लगी। थोड़ी देर में चंपा की सूरत बदल गई और साफ नाजिम की सूरत निकल आई। देखते ही चंद्रकांता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, सखी, इसने तो बड़ी बेअदबी की, देखो तो अब मैं क्या करती हूँ। कहकर चपला नाजिम को फिर पीठ पर लाद बाग के एक कोने में ले गई, जहां बुर्ज के नीचे एक छोटा सा तहखाना था। उसके अंदर बेहोश नाजिम को ले जाकर लिटा दिया और अपने अय्यारी के पटुए में से मोमबत्ती निकालकर जलाई। एक रस्सी से नाजिम के पैर और दोनों हाथ पीठ की तरफ खूब कसकर बांधे और डिबिया से लखलखा निकालकर उसको सुंघाया, जिससे नाजिम ने एक छींक मारी और होश में आकर अपने को कैद और बेबस देखा। चपला कोड़ा लेकर खड़ी हो गई और मारना शुरू कर दिया। माफ करो, मुझसे बड़ा कसूर हुआ, अब मैं ऐसा कभी न करूंगा, बल्कि इस काम का नाम भी ना लूंगा, इत्यादि कहकर नाजिम चिल्लाने और रोने लगा। मगर चपला कब सुनने वाली थी। वह कोड़ा जमाए ही गई और बोली, सब्र कर, अभी तो तेरी पीठ की खुजली भी ना मिटी होगी। तू यहाँ क्यों आया था? क्या तुझे बाग की हवा अच्छी मालूम हुई थी? क्या बाग की सैर को जी चाहा था? क्या तू नहीं जानता कि चपला भी यहाँ होगी? हरमजादे के बच्चे, बेईमान, अपने बाप के कहने से तूने यह काम किया। देख, मैं उसकी भी तबीयत खुश कर देती हूँ। यह कहकर फिर मारना शुरू कर दिया और पूछा, सच बता, तू कैसे यहाँ आया और चंपा कहाँ गई? मार के खौफ से नाजिम को असल हाल कहना ही पड़ा। वह बोला, चंपा को मैंने ही बेहोश किया था। बेहोशी की दवा छिड़क कर फूलों का गुच्छा उसके रास्ते में रख दिया, जिसको सूंघकर वह बेहोश हो गई। तब मैंने उसे मालती लता के कुंज में डाल दिया और उसकी सूरत बना उसके कपड़े पहन तुम्हारी तरफ चला आया। लो, मैंने सब हाल कह दिया, अब तो छोड़ दो। चपला ने कहा, ठहर, छोड़ती हूँ, मगर फिर भी 10-5 कोड़े और जमा ही दिए। यहाँ तक कि नाजिम बिलबिला उठा। तब चपला ने चंद्रकांता से कहा, सखी, तुम इसकी निगाहबानी करो, मैं चंपा को ढूंढ कर लाती हूँ, कहीं वह पाजी झूठ न कहता हो। चंपा को खोजती हुई चपला मालती लता के पास पहुंची और बत्ती जलाकर ढूंढने लगी। देखा कि सचमुच चंपा एक झाड़ी में बेहोश पड़ी है और बदन पर उसके एक लत्ता भी नहीं है। चपला उसे लखलखा सुंघाकर होश में लाई और पूछा, क्यों, मिजाज कैसा है? खा गई ना धोखा? चंपा ने कहा, मुझको क्या मालूम था कि इस समय यहाँ अय्यारी होगी। इस जगह फूलों का एक गुच्छ पड़ा था, जिसको उठाकर सूंघते ही मैं बेहोश हो गई। फिर ना मालूम क्या हुआ, ना जाने किसने मुझे बेहोश किया, मेरे कपड़े भी उतार लिए, बड़ी लागत के कपड़े थे। वहां पर नाजिम के कपड़े पड़े हुए थे, जिनमें से 2-1 लेकर चपला ने चंपा का बदन ढका और तब यह कहकर कि मेरे साथ था, मैं उसे दिखलाऊं कि जिसने तेरी यह हालत की
चंपा को साथ ले उस जगह आई जहां चंद्रकांता और नाजिम थे। नाजिम की तरफ इशारा करके चपला ने कहा, देख, इसी ने तेरे साथ यह भलाई की थी। चंपा को नाजिम की सूरत देखते ही बड़ा क्रोध आया और वह चपला से बोली, बहन, अगर इजाजत हो तो मैं भी 2-4 कोड़े लगाकर अपना गुस्सा निकाल लूं। चपला ने कहा, हाँ हाँ, जितना जी चाहे इस मुए को जूतियां लगाओ। बस फिर क्या था, चंपा ने मनमाने कोड़े नाजिम को लगाए, यहाँ तक कि नाजिम घबरा उठा और जी में कहने लगा, खुदा क्रूर सिंह को गारत करे जिसकी बदौलत मेरी यह हालत हुई। आखिरकार नाजिम को उसी कैद खाने में कैद कर तीनों महल की तरफ रवाना हुई। यह छोटा सा बाग जिसमें ऊपर लिखी हुई बातें हुई महल के संग सटा हुआ उसके पिछवाड़े की तरफ पड़ता था और खासकर चंद्रकांता के टहलने और हवा खाने के लिए ही बनवाया गया था। इसके चारों तरफ मुसलमानों का पहरा होने के सबब से ही अहमद और निजाम को अपना काम करने का मौका मिल गया था।